मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप लोग को प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि जो भी हमारी इंडिविजुअल सुपर टेट की क्लासें चल रही हैं, जैसे सुबह 10 बजे आप लोग 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमारे साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, ये तो ठीक है। उसी के बाद 11:30 पर सुबह गणित का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 8 बजे संस्कृत का प्रैक्टिस सेट ये चलाया जा रहा है। आप लोग इस समय पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें। और हमारे साथ जो भी लगातार बने हुए हमारे साथी हैं, विद्यार्थी हैं, उनका नाम श्याम, रुसाली, लकी, गजेंद्र, आयान, अमित, सूरज, राजेश, नीतिका, सतोष, उमेश और विवन, ओम प्रकाश, संकिता, मंदकनी, ये सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए अपने मित्रों को, जिससे कि अन्य साथी भी आपके प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाते रहें। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले पहला और दूसरा प्रश्न जो है, इसमें गद्यांश पढ़ना है आपको। उसके बाद गद्यांश का उत्तर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो यहाँ से गद्यांश से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पढ़ना है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। वीडियो को रोक दिया गया है, थोड़ा देर के लिए आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की बात किया गया है, तो यहाँ पे कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अपना भारत कृषि प्रधान देश भी है, ये तो सभी को मालूम है, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो किसानों की समस्या की अनदेखी करना ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 3 और 4 नंबर का प्रश्न पद्यांश यानी कविता से लिया गया है। ये कविता है आपका, थोड़ा छोटा करते हैं जिससे स्पष्ट पूरा कविता दिख सके। उम्मीद है कि दिखेगा नहीं पूरा, इसलिए पहले पेज में इतना ही पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़िएगा यहाँ तक। उसके बाद दूसरे पेज की बात करते हैं, तो आगे भी इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, दिख रहा होगा, बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए हो। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िए। यहाँ भी आपका ये दिख रहा है। साथ साथ 3 नंबर का प्रश्न भी आ गया है, पद्यांश के अनुसार जीवन में सदा कौन डरी रही है? पत्तियां, डाल, जड़ या फिर जमीन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जड़ जो है ये पद्यांश के अनुसार जीवन में सदा डरी रही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार दिशा दिशा में कौन लहराई? तो दिशा दिशा में डाल लहराई भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है, चलिए कमेंट करके बताइए। इस कहानी को आप लोग देखे ही होंगे। रानी केतकी की कहानी है, इसके लेखक हैं ऑप्शन सी बिल्कुल इंसाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? चलिए ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर जो 6 नंबर का, तो नाटक है। क्या? नाटक है। ये अजातशत्रु किसकी विधा है? तो नाटक की विधा है। अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो सी बिल्कुल, ये पुस्तक जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला है, अरे मानो गिर पड़ा। यहाँ से है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, उसके बाद मानो गिर पड़ा, अरे मानो गिर पड़ा। ये जो है किस प्रकार का वाच्य है? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन, ये विस्मयादिबोधक, क्योंकि यहाँ पे ये चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पयोधि किसका पर्यायवाची है? पयोधि, चलिए देखते हैं। जल, समुद्र, नदी, बादल। तो इसका जो पर्यायवाची है, ये आप समुद्र का पर्यायवाची पयोध होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भवन का संधि विच्छेद करना है। देखिए, पवन हो चाहे भवन हो, ये सभी एक ही जैसे हैं। यहाँ पे पो प्लस अन में पवन होता है, तो यहाँ पे भो प्लस अन में भवन हो जाएगा, इसलिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्णमाला में यानी हिंदी वर्णमाला में जो उच्छिष्ट ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है आपका ABCD के रूप में। देखिए और पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये दोनों जो वर्ण हैं ये क्या हैं, ये उच्छिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि विज्ञान की देन है कि विशेषण निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता निम्नांकित अंश का शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो सही रूप है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्व्यक्तिकता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ पे जो प्रत्युत्पन्नमति शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। वैसे उपसर्ग तो तमाम लगा है लेकिन एक ही बताना है। अच्छा, एक पहला वाला ही बताना है उपसर्ग जो पहला पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति उत्पन्न लगा है, ठीक। तो यहाँ पे प्रति लगा है उत्पन्न में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और मति जो है ये उपसर्ग प्रत्यय है, ठीक, पीछे लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द में समास कौन सा है। पंक मतलब कीचड़ और जक पंक प मतलब जो इस प्रकार से होता है, इसका मतलब होता है कीचड़। और एक मिनट कन्फ्यूजन हो रहा है, ये पंक जो लिखा होता है पंक इसका मतलब कीचड़ होता है, और ज मतलब रहना या उसमें जो है खिलना, ठीक। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है तो इसका अर्थ निकल रहा है पंकज से कमल होता है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। कौन सा, सी बिल्कुल, माफ कीजिए सी कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक कौन सा है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका भी होगा, कर्म कारक जो है क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग बताइए, सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता वाक्य में वाच्य का भेद कौन सा है। देखिए ये प्रकार से जहाँ हंसा नहीं जाता ऐसे शब्द आ जाएं, या उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य जब भी आ जाएं तो ये भाववाच्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, ब्रजभाषा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यानी ब्रजभाषा जो बोली जाती है उस कहाँ पे बोली जाती है, सीधा सीधा आंसर है। तो ये मथुरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो आपका क्या है। यहाँ पे सी बिल्कुल, इसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन अभियुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाल बजाना, गाजा बाजा पढ़ने जा रहे थे, यहाँ पे गाल बजाना है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गाल बजाने का जो सही मुहावरे का अर्थ है उसका अर्थ भी बिल्कुल डींगे मारना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। देखते होंगे आप लोग समाज में या जहाँ भी रहते हैं, कोई ऐसा छोड़ता है कि समझ ही में नहीं आता, ठीक। तो यही है डींग मारना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत अच्छे, डी बिल्कुल विस्मय आदि हो जाएगा, अद्भुत मतलब विस्मय आदि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे 20 प्रश्नों को हम लोग हिंदी के कर चुके हैं। अब अगला पोर्शन जो है ये इंग्लिश का पोर्शन है, 10 प्रश्न इसमें हम लोग हल करेंगे और केवल ऑप्शन को हम बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन हमारे साथ मिलान करते रहिए। यहाँ पे पैसेज लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक पैसेज पढ़िए और 22-21 नंबर का क्वेश्चन भी 21-22 का आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि यहाँ 21 और 22 नंबर का प्रश्न पैसेज से ही संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो भी है इसको पढ़िए और इसका ऑप्शन नंबर सहारा डेजर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला 22 नंबर की प्रश्न की बात करें तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला ही, यानी 450 जो है फीट्स जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन, हाइट है इसकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और 23-24 नंबर का प्रश्न जो ये पूछा गया है ये आपका पोयम से संबंधित प्रश्न है। तो ये पोयम है आपकी, इस पोयम को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करेंगे। और 23 नंबर का प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आंसर कमेंट बॉक्स में इसका छाप दीजिए। तो इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक, क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें पूछा गया है जो ये डिलीशियस शब्द जो लिखा गया है इसमें ये पार्ट कौन सा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है चोक का।
तो इसकी मीनिंग जो होती है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 25 और से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर तक केवल आंसर ही बताना है आप लोग को। चलिए देखते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर 2 स्थानों में भरना है। तो लव स्पेस है, उसके बाद लव इज मच, फिर स्पेस है ब्यूटीफुल थिंग्स। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। नो लव इज सच आर्टिकल, नो आर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, सीधा सीधा से हो जाएगा यहाँ से। लव इज मच, माफ कीजिए मच कह रहे हैं, लव इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला 26 नंबर की बात करते हैं। तो 26 नंबर में ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले में 2 भर दिया जाएगा और दूसरे वाले में इन भर दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका ये जो है अपोजिट शब्द हायर का फायर हो जाएगा। क्या? फायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ 28 नंबर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 29 नंबर की बात करते हैं तो 29 नंबर में इडियम्स फ्रेज बताना है। ये शब्द है आपका गेट द हम्प। इसका इडियम फ्रेज जो सही है वो भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। टू बिकम एनॉयड। और उसके बाद डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगले प्रश्न में आपको खाली स्पेस में भरना है मॉडल वर्ब। इसमें कौन सा मॉडल वर्ब भरा जाएगा? तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब फिल किया जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बी। बिल आई गेट अ प्राइज इफ़ आई स्टैंड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट आपका जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है संस्कृत का है। संस्कृत के भी 10 प्रश्न हैं, इसको फटाफट कवर करेंगे। इसमें भी आप लोग मिलान करते रहिए और ऑप्शन को हम बताते चलेंगे। चलिए देखते 31 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये शब्द जो यथोचिंतम लिखा है, इसका संधि विच्छेद यथा प्लस उचितम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दयोगतिया सही समास विग्रह कौन सा है? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल। देवस्य गति ही बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है श्रद्धा प्लस मतु ज्ञान लभते रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो 33 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, श्रद्धावान। इसी के साथ अगला प्रश्न है 34 नंबर का। 34 नंबर में पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, एव। और इसी के साथ नेक्स्ट 35 नंबर की बात करते हैं तो 35 नंबर में भी पहला एव सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला कक्षायाम, उसके बाद स्पेस स्थानीयते। तो इसमें जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही, छात्राएँ हो जाएगा। ठीक, छात्राएँ जो हैं कक्षायाम में रहते हैं, कक्षा में रहते हैं, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका पत्रम लिखावा। तो यहाँ पे बी आवाम पत्रम लिखावा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 38 और 39 नंबर का प्रश्न है, ये गद्यांश से लिया गया है। साथ साथ दोनों प्रश्न देखिए सही रहेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन को बताइएगा। ये 38 नंबर का क्वेश्चन, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला ही गंगा सही हो जाएगा। नदी नाम श्रेष्ठा का, यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो गंगा है। भारतवर्षस्य पुनीता नदी मन्यते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी पहला ही सही हो जाएगा। भारतवर्ष में जो सबसे स्वच्छ नदी या जो पुण्य नदी है वो कौन सी है? मान्यवर जिसका है वो गंगा नदी है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर। इसमें पद्यांश पढ़ना है और आंसर भी देना है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक पद्यांश है, संस्कृत का है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, खाद्यान्न भंडम। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है और जो कि विज्ञान का प्रश्न है। इसमें रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो रोगों का रोगाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये भी बिल्कुल लुई पाश्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? यानी कि दाहिने नीले से अशुद्ध रुधिर जो है प्रभावित होता है, तो ये किस अंग में जाता है? तो ये फेफड़े में जाता है और फेफड़ा इसको शुद्ध करके अच्छे से भेज देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है मनुष्य में घेघा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? घेघा रोग तो सभी को मालूम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी कैसे कारण?
हो जाता है। किसकी? आयोडीन की कमी के कारण। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि गेहूं की उन्नत किस्म का नाम बताइए। गेहूं की उन्नत किस्म का नाम क्या है? तो पहला ही यहाँ पे सोनालिका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जो ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, माफ़ कीजिए, ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, ये क्या है भाई? अच्छा हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, फिर दोलन करते लोलक की ध्वनि सुनाई क्यों नहीं देती? यहाँ पे ये जो लोलक है, घड़ी देखे होंगे आप लोग, पेंडुलम की घड़ी, उसमें तो दोलन करती है, ध्वनि आती है, लेकिन ये सुनाई क्यों नहीं देती? इसका तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि लोलक के कंपनों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। तो सभी को मालूम है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इसलिए सुनाई नहीं देती। अगला प्रश्न आपका है कि किस प्रकार के दर्पण के लिए फोकस या मुख्य फोकस आभासी होता है? बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन उत्तल लेंस के लिए होता है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, यदि कोई कण स्थिर अवस्था में गति प्रारंभ करता है तो गति की तीनों समीकरणों के व्यंजक क्या होंगे? यानी गति के तीनों समीकरणों के व्यंजक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका ये पहला वाला ही सही है, जिसमें तीनों, पहला नियम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिसमें v बराबर AT है और यस बराबर हाफ AT² है, और वहीं पे अगला तीसरा नियम जो है या समीकरण जो है v²/2s। ठीक, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि pH 3 वाले विलयन में हाइड्रोजन प्लस तथा OH- की सांद्रता क्या होगी? तो इसकी सांद्रता ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻10 मोल पर लीटर हो जाएगा। इसको आप लोग ये समीकरण है, मतलब इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ले, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि धातुओं के गलनांक से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं का गलनांक जो होता है वह ताप जिस पर कोई भी धातु यानी ठोस जो है या द्रव अवस्था में, ठोस कोई भी ठोस जैसे हो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वही आपका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे लोहार जो होता है, जब भट्टी में लोहे को गर्म करता है तो जिस अवस्था में या जिस ताप पर लोहा पिघलकर द्रव के रूप में बहने लगता है तो वही आपका गलनांक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि आँखों को धोने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बोरिक अम्ल का। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न का आंसर आपका जो है ये गणित का पोर्शन है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी 11:30 पर ये आपको वीडियो मिलेगा। आप लोग इसको वहाँ पे जा कर के इसको बढ़िया डिटेल में और अच्छे ढंग से इसको देखिएगा। अन्यथा अगर नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करिए। सर्च करने के बाद जो है फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद 150 प्रश्नों का PDF वहाँ से आपको इसका PDF पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और ये स्टार्ट शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सुपर टेट के जो भी सब्जेक्ट आते हैं सुपर टेट के पेपर में, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के PDF को तैयार करवाया जा रहा है। और उन सभी प्रश्नों के PDF को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको एक नाम मात्र स्वरूप पर हमारे YouTube चैनल के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप लोग वहां पर जा कर के इसको परचेज कर सकते हैं। और डिटेल में जानकारी के लिए टेलीग्राम से जुड़े, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया जा रहा है, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूचना थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। हंगरी में स्थित स्टेपी घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सी यानी पूछताछ के नाम से जाना जाता है, जो हंगरी में स्टेपीज घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है?
यानी नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहाँ से, किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक मिनट, हाँ ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए आंसर आप लोग कमेंट करके फटाफट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक कहा जाता है वो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उस समय जनरल डायर जो था, नहीं माफ़ कीजिए, जनरल डायर नहीं, क्या नाम है भाई उसका, ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ डायर नहीं, डफर नाम था, कोई डफर नाम का जो है वो था, ठीक है। तो उसके समय शासनकाल में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना की गई थी, ठीक। तो आप सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, ये जो राधाकांत देव जी हैं इनके द्वारा ही ये स्थापना की गई। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित गणतंत्र व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? 75। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, फ्रांस से लिया गया। कौन सा? बी बिल्कुल सही, फ्रांस से लिया गया है जो कि गणतंत्र व्यवस्था है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, जब सूर्य से दूरी या नज़दीकी की बात करते हैं तो यहाँ पे उसको सूर्योच्च कहते हैं, यानी कि सूर्य सबसे उच्च पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई? अच्छा, एक मिनट, इस क्वेश्चन के बारे में, 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल का तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी के परिक्रमण पथ पर वह बिंदु जो सूर्य के सबसे अधिक दूर होता है वह घटना 3 या 4 जुलाई को होता है और इसको क्या कहते हैं? अपसौर या सूर्योच्च कहलाता है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए अपसौर भी दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन ये था कि अपसौर भी दिया गया है और सूर्योच्च भी दिया गया है। तो इसमें दोनों होता है, चाहे ये कहिए और चाहे ये कहिए, तो दोनों सही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों मिल गया है, इसलिए आप लोग शायद इसको मार रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो 1951 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? चलिए देखते हैं, विकास एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, आकाश एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे बात करते हैं विवेक एक्सप्रेस की। 4286 किलोमीटर, कितना? 4286 किलोमीटर की दूरी जो है ये आपकी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है, यहाँ इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती थी। लेकिन वर्तमान में इसका जो है रूट भी बदल गया है, जो जम्मू कश्मीर के लगभग से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कमेंट करके बताएंगे तो आप लोग उसका नाम क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला, प्राचीन काल में अग्रहार क्या होता है? तो प्राचीन काल की बात किया गया है तो अग्रहार जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाली भूमि जो है वो अग्रहार प्राचीन काल में कहलाती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? बहुत अच्छा, तो सांद्रता ओजोन की डाप्सन से नापते हैं, डाप्सन यूनिट। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित, अच्छा यहाँ से आपका जो है कौशल से संबंधित प्रश्न है। अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अब सूझ और क्या कहते हैं, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम भी दिए हैं।
इसी के साथ अगला प्रश्न है, समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना, ये किसका कथन है? तो ये जेम्स एम थाइन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना, तो यही कथन है जेम्स एम थाइन का। अगला है निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? बी बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकार के बच्चों की बुद्धिलब्धता कितनी होती है? जो सामान्य बालक की बुद्धि होती है, उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य में होती है। ठीक, तो यहाँ से 90 से 100 दिया गया है, तो ये 90 से लगभग बीच का आंकड़ा लेते हैं, औसतन मान लेते हैं, तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 90 से जो है 110 तक मानते हैं, तो यहाँ पे औसतन 100 बीच में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही चुनना है हमको, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, केरल, 1989। और बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा जो है, उसको भी 1989 में ही स्वीकारित की गई, जो उर्दू है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि शोध क्या है? तो शोध सी ऑप्शन इसका सही होगा। ए और बी दोनों, मौलिक समस्याओं का शोध करना या नवीन तथ्यों की खोज करना ही शोध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला, लेखन के प्रमुख प्रकार किसमें शामिल हैं? तो ये दोनों में शामिल है, चाहे वो सुलेख हो या अनुलेखन हो। बी सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। इसी के साथ अगला 88 हेनरी फेओल के अनुसार प्रशासन के प्रमुख तत्व में कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, चाहे वो आदेश संगठन हो, नियोजन समन्वय हो या क्रिया नियंत्रण प्रक्रिया हो, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको मालूम है, इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो बी बिल्कुल 1986 सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, टाइगर्स, हाँ एक बात और, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें एक क्वेश्चन याद आता है। आप लोग बताएंगे कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है और टाइगर संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है, ये कथन किसका है? तो ये लॉक का, हर लॉक का है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, बालकों की अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला ही, अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है, तभी तो अभिक्षमता जान पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ये सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। तो ये सिद्धांत किसका है या किससे संबंधित है? तो सी, ये व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डेविड कोल्ब के अधिगम का तरीका क्या है? तो इनका तरीका सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, अनुभूति मूलक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसने मनोवैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिक को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? यहाँ पे वुडवर्थ के द्वारा किया गया है कि मनोविज्ञान क्रियाओं का विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किसने सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये कोहलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्होंने यानी कोहलर साहब ने ही गौरिल्ला पर अपना परीक्षण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हम बनमानुष कह सकते हैं या गौरिल्ला कह सकते हैं, सी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए बनमानुष में कह रहा है, यहाँ पे चिंपैंजी कह सकते हैं, इसका नाम था, और गौरिल्ला था। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अधोमुखित होना चाहिए, अधोमुखी। अगला प्रश्न है, बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले किन्हीं 3 मूल तत्वों के नाम बताइए। तो ये परिवार भी है, समाज भी है और विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये तीनों है, यही हैं। अगला प्रश्न है,
दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। जो कंप्यूटर है ये दूरस्थ शिक्षा का संसाधन है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। चाहे जहाँ आप बैठे रहिए, वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली से, मुंबई से, लखनऊ से, कहीं कहीं चाहे जहाँ से आप लोग बैठकर घर पर ही पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो यही दूरस्थ शिक्षा का महत्व है। प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है कि सामने ही रहकर अध्यापक या टीचर पढ़ाता है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे? बहुत अच्छे। पहला प्रश्न थांडाइक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। सीखने के नियम के प्रतिपादक थांडाइक को माना गया है। माना क्या गया है? यही है ही। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या हो जाता है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल डिस्ग्राफिया हो जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 2017 में किस स्थान पर कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो पहला ही इलाहाबाद के प्रयागराज में ही कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है 2017 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गौरव पथ योजना का उद्देश्य क्या है? गौरव पथ योजना, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे शहीदों के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना ही गौरव पथ योजना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूल एवं कॉलेजों में सन 2018-19 में किस पाठ्यक्रम की पुस्तकें शुरू की जाएंगी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्रारंभ किया जाना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 57वां स्थान है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 में जून 2017 में भारत के किस राज्य में पहले ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो भी बिल्कुल यहाँ पे आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका पुराना जो है बुक है, पुरानी बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा 1 साल 2 साल पुराना प्रैक्टिस सेट मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो 2-4 क्वेश्चन की कोई बात नहीं, करंट अफेयर आप लोग देखते रहिए, स्टैटिस्टिक्स के रूप में जो भी कार्य करेगा। अन्यथा आप लोग तो तैयारी साथ साथ करंट अफेयर का कर ही रहे होंगे। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसमें बताना है कि देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत जिसे फिलहाल में VC-11184 नाम दिया गया, उसका निर्माणाधीन कहाँ हुआ, यानी निर्माण उसका कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किस देश की कैबिनेट में हिंदू मंदिरों में बलि दिए जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी गई है? भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो ये डी बिल्कुल श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस देश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, देश की सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है जिसे हाल ही में पहले से अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से शुरू किया गया? तो इसका नाम है अप्सरा। क्या? अप्सरा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 14-15 जनवरी की बात करें तो 2019 में आयोजित होने वाले विश्व खाद्य सुपर मार्केट इट्स फूड सेकंड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 17-18 सितंबर 2018 के मध्य किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सागर पाथा फ्रेंडशिप 2 2018 का दूसरा संस्करण होगा? तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, चीन और नेपाल के बीच में ये होगा। बी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला है, विश्व माप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व माप दिवस कब मनाया जाता है? तो डी बिल्कुल 20 मई को। और अगला है आपका ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस पुस्तक 2 दिसंबर 2018 को प्रकाशित हुई है। तो इसके लेखक कौन हैं? सी वरुण फिरोज गांधी इसके लेखक हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा,
तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। एक मिनट 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है भाई, जनगणना दिवस, विश्व जनगणना दिवस या जनसंख्या दिवस मनाया। यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल का विस्तारण कौन सा है, मतलब HAL जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 14 दिवस 2018 को देश भर में हिंदी दिवस 14 सितंबर होना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ पे दिवस के रूप में दिया गया है, महीना नहीं दिया गया है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है सितंबर। तो संविधान निर्माताओं ने कब हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया। अच्छा प्रश्न है, सी बिल्कुल 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है लोकायन 18 के अंतर्गत किस भारतीय समुद्री पोत ने पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया है। तो इसका नाम INS तरंगिणी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये पनडुब्बी है। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बिल्कुल सही, जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। साथ साथ अगला है सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। 119 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन, सुचित्रा कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। डी सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है आपका जो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर आगे बढ़ती है और मुहाना बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये उसका स्थान है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। इसी के साथ अगला भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गाडगिल फार्मूला के तहत दिया जाता है, विशेष राज्य, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाडगिल फार्मूला क्या है, तो गाडगिल फार्मूला भारत के इस योजना का नाम, जैसे जो गाडगिल योजना है, इस योजना का नाम विज्ञान धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर पड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये गौतम बुद्ध नगर, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2018 में किसे ITBP का महानिदेशक चुना गया। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में जो 2018 अक्टूबर में चुना गया है, उनका नाम है SS देसवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और वर्तमान में ITBP के महानिदेशक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। ये 2018 की बात है, वर्तमान में कौन है ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र साई के नाम पर रखा गया है। 125 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे के नाम से रखा गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2018 को किसे वर्ष 2018 के यूनेस्को गिगरमेनो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे पहला अहमूद अबू चीद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अंकिया नाट क्या है। अंकिया नाट क्या है, तो ये एकांकी नाटक की विशिष्ट शैली है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला है रंगमंच के पर्दे के लिए यौनिका किस शब्द जो है किस विदेशी संस्कृत का प्रभाव था। तो ये यूनानी से था यौनिका, ठीक। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है स्वांग, ये स्वांग से तात्पर्य क्या है। स्वांग या इसी को सुआंग पंजाब में कहा जाता है, हरियाणा और उड़ीसा से संबंधित प्रचलित एक ग्रामीण रंगमंच है, ठीक। ये रंगमंच शैली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है 29 का वो ए ही सही हो जाएगा, ग्रामीण रंगमंच शैली है ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया जो सम्मान थिएटर है वो किस स्थान से संबंधित है। रम्मान लिखा गया है,
ये सम्मान होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं, कुछ भी हो और सही कर लीजिएगा। ऑप्शन पहला इसका ये गढ़वाल उत्तराखंड में जो है इसको शामिल किया गया, इससे संबंधित है, माफ़ कीजिए शामिल नहीं संबंधित है, ठीक, ये बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न रीजनिंग का स्टार्ट होता है, रीजनिंग के केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हमारे आंसर के साथ मिलान कर लीजिएगा। 31 नंबर की बात करते हैं तो सी नीला सही हो जाएगा इसमें। 32 नंबर की बात करते हैं तो 32 नंबर में ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस टाइप से बनेगा इसका वेन डायग्राम, बच्चे, छात्र, बच्चे और चिड़िया का। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को इसका पूरक ज्ञात करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा? पहला सही है। नेक्स्ट लुप्त संख्या ज्ञात करना है 34 नंबर में, तो इसका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 196 यहाँ पे आ जाएगा। जैसा ये 6 का है और ये इसके 2 गुना 12 का है, तो ये 7 का है, तो इसका ये 2 गुना 14 का होना चाहिए था। 14 का, एक मिनट नहीं, इस प्रकार से नहीं है, ये 34 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, 36 जो है ये 6 का वर्ग है और 144 12 का वर्ग है, तो यहाँ पे दोनों का गुणा कर दिया गया, 6 दूनी 12, ठीक। तो यहाँ पे अगला जो है 7 का वर्ग 49 है और ये 196 जो लिखा गया है, ये जो आएगा ये 14 का वर्ग होगा, ठीक। तो 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 का ही होना चाहिए। 7 दूनी 14, ये इसका दोगुना है, यहाँ पे इसका दोगुना होना चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा। 7 दूनी 14 होना चाहिए, ठीक, गुणा कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा, 14 का वर्ग ये है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार हो, बहुत अच्छा प्रश्न है, कैलेंडर का प्रश्न है। माह की 5वीं तिथि मंगलवार हो तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? अच्छा प्रश्न है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? सी, 18 तारीख हो जाएगी उस दिन को, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है यहाँ पे। एमएस ऑफिस क्या है? 136 पहला ऑप्शन, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण प्रचलित है? तो यहाँ पे विंडोज़ 10 चल रहा है वर्तमान में, सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, 8 और 7 ये सब क्या है? पुराने हो गए हैं, एक्सपी ये सब पुराने हो गए हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन में अधिकतम जो रेजुलेशन होता है वो कितना होता है? स्मार्टफोन आजकल आप लोग चला रहे हैं, उसका रेजुलेशन एक होता है, वो कितना होता है ये बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, 3840 × 2160 रेजुलेशन का मतलब इसकी जो है देखने की लंबाई चौड़ाई जो हो कह सकते हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न, एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कौन बदलता है? यानी यहाँ पे देखिए, एनालॉग कहा गया है कि एनालॉग सिग्नल जो है उसको डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? तो यहाँ पे पहला मॉडेम हो जाता है, मॉडेम बदलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का पूरा नाम भी बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का आत्म तत्व क्या होता है? तो यहाँ पे जीवन कौशल अभिवृद्धि का प्रश्न है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन, आत्मविश्वास होता है। क्या? आत्मविश्वास, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो यहाँ पे आया है, ये 42 नंबर का प्रश्न है, 142 का। इसमें पूछा गया, व्यावसायिक चयन हेतु दिए जाने वाले निर्देश को क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग इसका आंसर। तो उसको व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ये बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पुरस्कार, दंड, लक्ष्य एवं प्रतियोगिता किस प्रकार की विप्रेरणा है? तो बी, ये वाह कृत्रिम अभिप्रेरणा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चाहे वाह कहिए चाहे कृत्रिम कहिए, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक हैं, सही बात है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है, कहा गया है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा नाम है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई है? तो बी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, 1902 में हुई है। अगला प्रश्न है, अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, यानी जो अपराध बार बार हो रहे हैं उसको रोकने हेतु कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है?
तो यहाँ पे अवरोधन सिद्धांत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अवरोधात्मक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार क्यों आवश्यक है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, कुंठाग्रस्त होने से बचने के लिए ये सब आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है व्यावसायिक निर्देशन की बात करते हैं तो व्यक्तियों को किस प्रकार के कार्यों करने में सहायता मिलती है इससे? यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, व्यावसायिक समायोजन होने में सहायता देने के लिए ये सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का दायित्व किस पर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो यहाँ राज्य सरकार पर ये सब व्यवस्था यानी ये सब निर्भर करती हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग 150 प्रश्न कर चुके होंगे। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दंड क्या है ये पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक दंड सबसे खतरनाक होता है और यह भय उत्पन्न करके वांछित व्यवहार को रोका जाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे 150 प्रश्नों को आप लोग हमारे साथ कर चुके हैं। इसमें एक गणित को छोड़ देते हैं तो आपके कितने प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट करके आप लोग बताएंगे कि कितने प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। और जो भी हमारे नए साथी मिलकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।